जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देख लिया था, अब जो है जीके का आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके पहला वीडियो देख लें, और उसमें जो है हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो बताना है आपको। चार ऑप्शन में से पहला जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली जो हैं यह हो जाएंगे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय, ठीक है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में पूरा अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किसारी मोहन गांगुली थे। उनका अनुवाद, जिसे प्रताप चंद्र राय द्वारा प्रकाशित किया गया था, 1883 और 1896 के बीच चरणों में पूरा हुआ था। यह कार्य संस्कृत महाकाव्य का अंग्रेजी में सबसे पहला और सबसे व्यापक पूर्ण अनुवाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो चार ऑप्शन में से बताना है, अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र या पोंगन घोषणा पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। अटलांटिक घोषणा पत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस जो है वर्तमान केरल राज्य में स्थित था। यह बंदरगाह ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीच व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। इस बंदरगाह का उल्लेख संगम साहित्य और रोमन अभिलेखों में मिलता है, जहां इसे मसालों, रत्नों और अन्य कीमती सामानों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। मुजिरिस का सटीक स्थान हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से कोंडूगल्लूर के पास माना गया है। इसकी समृद्धि ने तत्कालीन चेर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्रका राजवंश, पाल राजवंश या सोलंकी राजवंश। तो अहिलवाड़ा जो है सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह, सैयद अहमद या हेनरी लविसविन डोरिजियो। कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपी मोहन देव। देखिए, धर्म सभा की स्थापना 1829 में कलकत्ता में राजा राधाकांत देव और गोपी मोहन देव सहित अन्य रूढ़िवादी हिंदू नेताओं ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजा राममोहन राय के सुधारवादी ब्रह्म समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध करना था। धर्म सभा विशेष रूप से सती प्रथा को समाप्त करने के सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए जानी जाती है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा करना था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिणाम स्वरूप और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत सरकार अधिनियम 1857 के जो विद्रोह के ठीक बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन ताज के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव और भारत परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 वाला दायर किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या चंद्रशेखर आजाद। तो बटुकेश्वर दत्त राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा बम मामला 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इस घटना में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि बाहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना था। इस मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई।
कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, लुई माउंटबेटन राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, या लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। देखिए, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से लेकर गणतंत्र बनने जो 26 जनवरी 1950 तक किंग जॉर्ज छठे के प्रतिनिधि के रूप में पहले लॉर्ड लुई माउंटबेटन और फिर सी राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल का पद संभाला था। सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो कौन सा था? कपिलवस्तु, अंग, मगध, गंधार? कपिलवस्तु राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपिलवस्तु प्राचीन भारत में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म शाक्य वंश में हुआ था और वे इसी स्थान पर पले बड़े थे। कपिलवस्तु का महत्व बौद्ध धर्म के इतिहास में केंद्रीय है क्योंकि यह बुद्ध के पारंपरिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की थी। इस आंदोलन के नेता कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चेकोट कोरियन जानू। ऑप्शन नंबर ए चेकोट कोरियन जानू हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी गोत्र महासभा केरल में भूमिहीन आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला एक प्रमुख संगठन है और इस सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू ने किया, जिनका पूरा नाम चेकोट कोरियन जानू है। उन्होंने 2003 में मुथंगा आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसने केरल के भूमि पुनर्वितरण नीति पर ध्यान केंद्रित किया। 61 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था? वह कौन था? वह था ऑप्शन नंबर डी बाबर हो जाएगा। बाबर जो है पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य अभियानों के प्रसिद्ध तुलुगमा रणनीति का सफल प्रयोग किया था। यह एक उज्बेक युद्ध कला थी जिसमें जो है सेना को क्या है 3 भागों यानी बाएं, दाएं और केंद्र में विभाजित किया जाता था और दुश्मन को घेरने के लिए आरक्षित घुड़सवारों का उपयोग किया जाता था। बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इस रणनीति को जो है प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था। अब जो है कुछ देखते हैं संभावित प्रश्न। ठीक है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बताना है? राजगृह हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, पाटलिपुत्र और कुंडल वन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, राजगृह महाकश्यप था अध्यक्ष और शासक था अजातशत्रु। द्वितीय जो है बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में और स्थान था वैशाली। अध्यक्ष जो था साबक मीर था और शासक कौन था? काला अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र तीसरे जो थे यहाँ के अध्यक्ष थे और शासक था अशोक का। चतुर्थ हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी यानी स्थान था कुंडलवन और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अशोक घोष जो उपाध्यक्ष थे और शासक कौन था? कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे तो कौन थे? सर ए कुना कंधार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, सर ए कुना कंधार अभिलेख अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की ब्राह्मी वारसी सहबाजगढ़ी और मनसेहरा खरोष्टी लिपि और तक्षशिला एवं लगमान अरामाइक लिपि थी। ठीक है, तो इसमें अशोक के द्विभाषी अभिलेख कौन है? सर ए कुना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अपने एक गुलाम को भी जो है यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरी सभी सरकार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है? यह कथन किसका है? यह कथन है सिकंदर लोदी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए सिकंदर लोदी जो है यह दिल्ली का सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी हैं और बलबन ने रक्त एवं लव की नीति अपनाई थी, ठीक है। और जो खिजर का थे वो सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला देखना है, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा कब हुआ था? चंपारण, खेड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो हम लोग मिलाएंगे इसको, कैसे मिलाते हैं, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। चंपारण 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। उसी तरह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1117 से 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक की इस आधारशिला भी रखी थी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? नेग्रिटो जो है शामिल नहीं थी। नेग्रिटो जो है पुरापाषाण काल में मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलियाड, प्रोटो और ऑस्ट्रेलियाड, ये सब जो थे, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा में मिली थी। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। कोटदीजी से बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा चनहुदड़ों से जो है झुककर झाकर संस्कृति, लोथल एवं बंदरगाह युक्त शहर था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान, मृत्यु किसका प्रतीक है? यह देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। जन्म कमल का, गृहत्याग घोड़ा का और ज्ञान किसका था? बोधि वृक्ष, पीपल जो है, और मृत्यु स्तूप का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। सभी सुमेलित हैं लाइन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। तो देखते हैं, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र में लिखा गया है। तो दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेखा पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया। इससे कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। अगला देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो कहाँ पे मिला है? एरण में मिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखी प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था?
तो कौन बना था? आराम शाह बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकारी बना, जिसका कुछ तुर्क मालिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बर्बर ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा अमीरों का समूह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवाने खालसा के पास था? तो राज्य सीधे नियंत्रण वाली भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात विजय के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 तथा 1601 में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? सर ए नौबत एक पैदल अधिकारी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैदल सेना अधिकारी था। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पागा जो है राजकीय घुड़सवार था। सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दस्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें जो है यूनानी राज मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है, खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। सुरकोटदा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहासन प्राप्त करने की कथा थी? तो कौन सा हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राजसिंहासन प्राप्त किया तथा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई बृहद कथा के लेखक क्षेमेंद्र हैं। वासुदेवता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्माकर सुबंधु हैं और गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की बलवंत तलवार कहा था और सुभाष चंद्र बोस काबुल से ओरलैंडो मसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। इन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है? तो भू राजस्व विभाग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। तो दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है? भू राजस्व विभाग से। अगला जो है क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो किससे थी? जाप्ती से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाप्ती
से विकसित होकर 1858 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा का पाठ की संज्ञा दी थी। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1909 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए थे। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें जो है प्रसिद्धि मिली है। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? सभा, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान या फिर उत्कृष्ट मार्ग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, या इसका उल्लेख जो है दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें जो है दुख के कारण दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रसिद्ध समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो खुदवाई थी किसके लिए? आजीवक के लिए खुदवाई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए कारण चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 31वां क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित था। पेशवा प्रधानमंत्री या राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य मजूमदार वित्त राजस्व मंत्री। वकियानवीस राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यों का मंत्री था। और सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला। सुमंत जो था वो विदेश मंत्री था। सर ए नौबत जो था सेनापति व सैन्य कार्य के लिए था। पंडित राव कौन था? विद्वान और धार्मिक कार्यों से संबंधित था। और न्यायाधीश राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन है, सैंडो सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? वह स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चिनाब नदी। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुत्क्वाकेडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है।
भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर स्थल मुंडीगाक एवं सोर्तगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई किस विभाग की देखभाल करता है? तो करता है कृषि उन्नति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम दीवाने को ही था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो वह था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली। हार्डीमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या खिज्र खां? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के बहलोल लोदी के बाद 1489 में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नए पद का जो है गठन किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने वजीरात ए कुल नामक एक पदाधिकारी पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो वह था बरेली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बरेली। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कब? 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्षों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और चारों वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य जो है कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन से था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपर्युक्त तीनों वर्षों की सेवा करना था। निम्नलिखित में से जो है जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतारवाद। ऑप्शन नंबर डी, अवतारवाद। देखिए, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया था तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो किसने दी थी?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपगुप्त ने। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महान वंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तो निम्नलिखित अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है, किसमें मिलता है? तो अजंता में मिलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गुप्तकालीन चित्रकला का उद्देश्य आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बांध नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। निम्नलिखित में से दहसाला प्रकृति जो है किसने लागू की थी? तो टोडरमल ने लागू की थी दहसाला पद्धति। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दहसाला टोडरमल ने 1580 से 81 ईस्वी में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों से प्रति वर्ष जो है अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही जो है लगान निर्धारण के लिए आधार बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर की गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में जो है गदर पार्टी को स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। गुप्त काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो मीर बख्शी सेना विभाग देखता था। ऑप्शन नंबर बी। मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों का निरीक्षण भी समय समय पर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देवगढ़ में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं, जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की भित्ति मूर्तियां आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह कौन सा था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? लहरदार मेहराबों का प्रयोग, ये नहीं है। बाकी लाल पत्थर का उपयोग, हिंदुत्व और मकबरे के आसपास 4 बाग, ये सब हैं। ठीक है, तो लहरदार मेहराब का प्रयोग या नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।